हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। हम आज आपका रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। तो क्या होता है इस ट्रांसपोर्टेशन में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रीच करते हैं सेल तक, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। आपने अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही हमने चैप्टर के वेटेज की वीडियो अपलोड की, आज नहीं मतलब अपलोड कर दी है हमने चैप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो कि कौन से चैप्टर के लिए कितना मार्क्स है। तो सर्कुलेशन एक ऐसा चैप्टर है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन चैप्टर की सारी वीडियोस को देखें। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस दिखाई देंगी और बाकी के चैप्टर्स भी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों चैप्टर्स भी खत्म हो चुके हैं। तो जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं हम पहले उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं और वो चैप्टर खत्म करने की कोशिश करें ताकि आप बोर्ड्स के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके। सो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द वीडियोज़, यू आर कनेक्टेड विद आवर चैनल। अगर अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और जाकर ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फिजिक्स और बायो की अमेजिंग सिंपल वीडियोज़ देखने के लिए मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ऑल राइट, सो देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बेसिकली एक्सचेंजिंग मटेरियल्स, एक्सचेंजिंग थिंग्स फ्रॉम बॉडी टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट टू बॉडी। तो ह्यूमन बीइंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। सो हमको इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर show an important property of exchange of material with their surrounding as well as between various parts of their cell or body। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एनवायरनमेंट के साथ बहुत सारे मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट से कोई चीज़ हम अपनी बॉडी में लेते हैं और अपनी बॉडी से कोई चीज़ हम एनवायरनमेंट को देते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ रेस्पिरेशन का, तो वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड वी गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट। सो दिस इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विच इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। और ये ऑक्सीजन जो हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद हम सेल टू सेल इंटरैक्शन भी कर रहे हैं। मतलब पहले हम एनवायरनमेंट और बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद बॉडी के अंदर वो मटेरियल जाने के बाद वी आर ट्रांसपोर्टिंग इट विथ सेल टू सेल। सो वी आर डूइंग टू ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड बॉडी एंड सेकेंड बॉडी के अंदर सेल एंड सेल, मतलब सेल टू सेल। डिड यू अंडरस्टैंड? सो आपको ना एक बॉक्स दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, कैन यू रिकॉल का, विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन कॉकरोच, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमंस। अब ये कैन यू रिकॉल बोला है तो आपको याद आ रहा होगा कि 11th स्टैंडर्ड में आपने पूरा स्टडी ऑफ एनिमल टाइप्स में कॉकरोच का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन आपने पढ़ा है। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कॉकरोच में कौन से टाइप का सर्कुलेशन देखा जाता है, ओपन टाइप सर्कुलेशन या क्लोज टाइप सर्कुलेशन। ये क्या है हम ये पक्का पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में कि ओपन टाइप सर्कुलेशन क्या होता है या सर्कुलेशन के कितने टाइप्स हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 11th स्टैंडर्ड की आप टेक्स्ट बुक ओपन करें, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप्स में आपको दिया गया है कि कॉकरोच में कौन से टाइप का सर्कुलेशन देखा जाता है। तो वो देखें और कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं। अगर जिनको आता है तो टाइप करें, नहीं आता है सो डू नॉट स्ट्रेस, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अवर नेक्स्ट सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमको क्या बताया गया है, ऑर्गेनिजम्स टेक अप ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग। एनवायरनमेंट से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन और अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मतलब वेजिटेबल्स वगैरह भी तो एनवायरनमेंट में ही उगती हैं। सो वी टेक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दीज आर सर्क्यूलेटेड विद इन द बॉडी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये जो ऑक्सीजन हमने एनवायरनमेंट से लिया, ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, ये चीज़ें हमारी बॉडी में जब जाती हैं तो बॉडी में जाने के बाद ये मेटाबॉलिज्म में यूज़ करती हैं। किस में यूज़ होती हैं? ये मेटाबॉलिज्म में यूज़ होती है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म? सिंथेसिस ऑफ न्यू बायोमोलिक्यूल्स। ओके, मतलब आपने कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ खाई, उसको आपने ब्रेक डाउन करके नया कुछ बनाया। सो दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं हमको? सराउंडिंग से, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। सो द वेस्ट जनरेटेड विद इन आर गिवन आउट इन टू द सराउंडिंग। क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर कि जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट हम क्या करते हैं, हमने सराउंडिंग से कोई चीज़ ली, उसको यूज़ किया, जितना पार्ट यूज़ कर सकते थे उतना यूज़ किया। अब जो पार्ट यूज़ नहीं कर सकते उसको हम वेस्ट बोलेंगे। द पार्ट विच इज़ यूज्ड
is used, okay, and the part which cannot be used, it is known as waste. अब उस waste को हम body में नहीं रख सकते because it is hazardous to the cell, it is dangerous for the cell, so we remove it from our body, we excrete it out, okay. So the waste generated within are given out into the surrounding. जो waste body में generate होता है उसको हम बाहर surrounding में छोड़ देते हैं. लेकिन कैसे छोड़ते हैं? किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर लेना और किसी भी चीज़ को बॉडी के बाहर छोड़ना, इसके लिए पूरा एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. तो चलिए देखते हैं शॉर्ट में क्या होता है. ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स अकर्स बाय डिफ्यूजन एंड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सेल्स. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब भी ये ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से कोई मटेरियल एक्सचेंज करता है, एनवायरनमेंट से कोई मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक डिफ्यूजन और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? समझो ऐसा इमेजिन करो कि मैंने एक स्पॉन्ज लिया है, ओके, स्पंज आता है ना, एक स्पॉन्ज लिया मैंने, वो ड्राई स्पॉन्ज है, मैंने उसको पानी के अंदर छोड़ दिया, तो वो स्पॉन्ज क्या करेगा? उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जितना बड़ा स्पॉन्ज लूँगी उतना ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा. मतलब स्पॉन्ज ने क्या किया? एनवायरनमेंट से वाटर ले लिया, करेक्ट. सो दिस इज डिफ्यूजन. इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. और एक एग्जांपल देती हूँ. समझो आप किशमिश ले रहे हो, ओके, ड्राई रेजिन. एक कटोरी में पानी लो, प्लेट में पानी लो और उस रेजिन को, सूखे हुए रेजिन को पानी में डाल दो, तो क्या होगा? वो रेजिन सारा पानी, जब आप 8 घंटे के बाद देखोगे तो वो रेजिन सारा पानी सोक कर लेगा और रेजिन फूल के नरम हो जाएगा, करेक्ट है. तो यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पर भी डिफ्यूजन हुआ. मतलब जिस सेल के पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो सेल अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. क्या बोलते हैं हम इसको? डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन करने के बाद मतलब समझो मैंने हवा, एनवायरनमेंट है, ओके, एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप के गैसेस प्रेजेंट हैं, तो मैंने ऑक्सीजन ले लिया अपनी बॉडी में, ठीक है. मैंने क्या किया? मैंने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लिया अपनी बॉडी में, तो ये तो डिफ्यूजन हो गया. क्या हो गया? ये डिफ्यूजन हो गया. लेकिन अब मैं उस ऑक्सीजन को अंदर रख के क्या करूँगी? अंदर ऐसे स्टोर करके रखूँगी क्या? सजा के रखूँगी क्या? नहीं. वो ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर जाएगा तो अब वो सेल के पास जाएगा. मतलब पहले मैंने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और अब मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करूँगी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? व्हेन यू यूज़ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन. एटीपी जब यूज़ होती है तो उस प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, और जब किसी प्रोसेस में एटीपी यूज़ नहीं होती है तो उस प्रोसेस को हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने एनवायरनमेंट से कोई चीज़ ली, उसको आपने अपने बॉडी के अंदर डाला और फिर अब उस चीज़ को आप बॉडी में स्प्रेड कर रहे हो, अलग अलग सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू सेल, ओके. अब आगे हमको क्या बताया गया है? दिस मैकेनिज्म इज सूटेबल वेयर द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज लार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली स्लो. मतलब क्या बोला जा रहा है? जब आपको कोई चीज़ एनवायरनमेंट से अंदर लेनी है तो आपका बॉडी का साइज बड़ा होगा, जितना बड़ा बॉडी साइज होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें आप बॉडी के अंदर ले पाओगे. स्पंज का मैंने एग्जांपल दिया, छोटा सा स्पंज लूँगी तो वो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा, बड़ा स्पंज लूँगी तो वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा. सिंपल एग्जांपल देती हूँ, घर में पानी गिर जाता है तो मम्मी चप्पल मार के बोलती है पोछा लगाओ, पानी क्यों गिराया? तो छोटा सा पोछा लेके पोछोगे तो कम पानी आएगा, तो टाइम लगेगा साफ़ करने में. लेकिन अगर बड़ा वाला पोछा लेके अगर आप क्लीन करोगे, वाइप करोगे अपने टाइल्स को, ग्राउंड को, तो ज़्यादा पानी एक बार में आएगा. तो सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. तो जब आपको एनवायरनमेंट से कोई चीज़ लेनी है तो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, और वो चीज़ जब आपकी बॉडी में जाती है तो अब मुझे ऑक्सीजन को या जो भी मैंने चीज़ ली है उसको मुझे हर एक सेल तक पहुंचाना है. तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच का डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, उतना ज़्यादा एटीपी यूज़ होगा, उतना ज़्यादा मेरी बॉडी थक जाएगी. और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना फास्ट प्रोसेस होगा और एटीपी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो जब हमको एनवायरनमेंट से कोई चीज़ लेनी है तो ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, और वही चीज़ जब बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब वो एनवायरनमेंट से आपने चीज़ ली, आपने अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ली, अब मुझे वो बॉडी के अंदर सेल को पहुंचाना है, तो बॉडी का सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, लेकिन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो हैं उन ऑर्गन्स के बीच का सेल टू सेल डिस्टेंस
कम होना चाहिए. सो सरफेस एरिया शुड बी लार्ज of body but distance between the two cells should be small. साइज बड़ा होना चाहिए लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब सेल्स दूर दूर तक नहीं होने चाहिए. सेल्स बड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, लेकिन एक सेल और दूसरे सेल के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए. अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इस सेल का न्यूट्रिएंट इस सेल तक पहुँचने तक ही ये न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, बीच में यहाँ वहाँ चले जाएंगे. सो डिस्टेंस शुड बी स्मॉल बट साइज शुड बी ग्रेटर. ओके, so this mechanism is suitable where the surface area मतलब size of the body is large and the distance between parts of the body in the organism is extremely small. distance कम होना चाहिए, surface area बड़ा होना चाहिए. अब एक एग्जाम्पल आपको दिया है ट्रांसपोर्टेशन का, साइक्लोसिस. कौन सा प्रोसेस बताया गया इधर पे? साइक्लोसिस. साइक्लोसिस इज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट. क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर? साइक्लोसिस मतलब क्या होता है? सी आई विल टेल यू. आपने देखा होगा फिश जब पानी में तैरती है तो उसके टेल के वजह से पानी में वेव्स प्रोड्यूस होती है, पानी में लहरें प्रोड्यूस होती हैं. या आपने बचपन में कभी पेपर बोट चलाई होगी अपने घर के बकेट में, बाल्टी में पेपर बोट चलाई होगी, तो आपने देखा होगा कि बाल्टी का पानी वैसे तो स्टेबल है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे आप बकेट पानी में रखते हो तो वेव्स प्रोड्यूस होती है. करेक्ट है? तो इसका मतलब वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर का पार्टिकल मूव हो रहा है, मतलब साइक्लोसिस हो रहा है. क्या हो रहा है? साइक्लोसिस. सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? साइक्लोसिस इज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म शोन बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब भी आप किसी लिक्विड मटेरियल के ऊपर कोई चीज़ रखते हो तो वो लिक्विड मटेरियल हिलने लग जाता है. उस हिलने वाले मूवमेंट को हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रीमिंग मूवमेंट. अभी वीडियो को पॉज करो और घर पे जाके देखो. एक बर्तन में पानी लो, किसी भी बर्तन में पानी लो जिसका सरफेस एरिया बड़ा है, और उसको उसके ऊपर अपने फिंगर टच करो. मतलब पहले उस पानी को रुकने दो, जब वो पानी एकदम स्टेबल हो जाएगा तो उसके ऊपर अब अपनी फिंगर टच करके बाहर निकालो, या पानी के अंदर एक कॉइन डालो, देखो पानी हिलने लगेगा. तो इस हिलने वाली मूवमेंट को हम साइक्लोसिस बोलते हैं. दिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज नोन एज साइक्लोसिस, जो ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जैसे कि पैरामोशियम, अमीबा एटसेट्रा एटसेट्रा. दीज पैरामोशियम एंड अमीबा दे हैव रूट हेयर सेल्स. इनके पास क्या होते हैं? पैरामोशियम और अमीबा की जो सेल वॉल होती है इसमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं. सीलिया मतलब ऐसे हेयर सेल्स होते हैं. ओके, जैसे हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं हेयर होते हैं, वैसे ये अमीबा और पैरामोशियम के साइड साइड में रूट हेयर सेल्स होते हैं ऑफ मैनी प्लांट सेल्स. अमीबा और पैरामोशियम में सीलिया होता है और प्लांट्स में रूट हेयर्स होते हैं. अमीबा और पैरामोशियम में क्या होता है? सीलिया या फ्लैजेला होता है, मतलब टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है. तो जब वो पानी में चलते हैं तो पानी की मूवमेंट होती है. और प्लांट्स में रूट हेयर सेल्स होते हैं. प्लांट्स में क्या होते हैं? देखो रूट के आजू बाजू में छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं. सो ये जो चीज़ें हैं, मतलब दी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दे डू दिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट. इनके वजह से हमको साइक्लोसिस देखने को मिलता है. ओके, सो रूट हेयर सेल्स ऑफ मेनी प्लांट्स एंड WBC इन एनिमल्स. तो ये अलग अलग एग्जाम्पल दिया है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में साइक्लोसिस देखने को मिलता है. अमीबा में, पैरामोशियम में बिकॉज दे हैव फ्लैजेला, रूट हेयर सेल. प्लांट्स में बिकॉज दे हैव रूट हेयर सेल्स, एंड इन एनिमल्स बिकॉज WBC सेल्स ऑल्सो हैव सम सीलिया लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? ऑल राइट. सो ये जो साइक्लोसिस मूवमेंट आपने देखा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. किसका एग्जाम्पल है ये? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. देखो आगे क्या बताया गया है हमको, इट इज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल और इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. मतलब जब सेल अपने अंदर ही एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में कोई न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में हमको ये मूवमेंट देखने को मिलती है, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. मतलब सेल अपने अंदर ही, समझो माइटोकॉन्ड्रिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कोई न्यूट्रिएंट भेज रहा है, तो सेल अपने अंदर ही अंदर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है दैट इज नोन एज इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. इन स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स, अब अलग अलग एग्जांपल्स आपको देंगे, अंडरलाइन करते जाओ. स्पॉन्जेस वाले जैसे ऑर्गेनिज्म होते जो हैं, इन स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स द सराउंडिंग वाटर इज सर्क्यूलेटेड थ्रू द बॉडी कैविटीज. सिलेंट्रेट ऑर्गेनिज्म जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिनकी, मतलब जिनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ बॉडी कैविटीज. उनकी बॉडी में जो कैविटी प्रेजेंट है, जो होल प्रेजेंट है, उसके थ्रू वो लोग अपना न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं. इन फ्लैट वर्म्स, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं जैसे एस्केलमिंथिस,
इन फ्लैट वर्म्स देयर इज पैरेनकाइमल सर्कुलेशन। उनकी बॉडी में कैसा होता है? पैरेनकाइमल सर्कुलेशन। व्हाट डू वी मीन बाय पैरेनकाइमल सर्कुलेशन? सेल टू सेल, मतलब वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, स्किन के थ्रू उनका सर्कुलेशन होता है। इन राउंड वर्म्स देर आर नो ब्लड वेसल्स। जो राउंड वर्म्स होते हैं उनमें कोई ब्लड वेसल नहीं होते हैं। एंड द बॉडी फ्लूइड इज मूव्ड अराउंड द विसरा बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल एंड मसल्स। राउंड वर्म्स के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, तो उनके बॉडी के जो होल्स होते हैं, उनकी बॉडी के जो हेल्स होते हैं, हेयर या उनकी बॉडी का जो लेटरल बॉडी साइड होता है, जैसे कॉकरोच में साइड में ऐसे स्पिरैकल्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, आपने 11th में पढ़ा था, मतलब स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, होल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही राउंड वर्म में भी उनके जो बॉडी का लेटरल बॉडी साइड होता है उसके थ्रू वाटर अंदर जाता है और बाहर आता है। अंदर जाता है मतलब जैसे वो ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पानी अंदर भर जाएगा तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, फिर वो पानी बाहर आएगा तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से राउंड वर्म्स में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। मतलब जब आप एनवायरनमेंट से कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बॉडी में और बॉडी से कोई चीज़ एनवायरनमेंट को दे रहे हो तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट हुआ। जैसे हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब आप अंदर ही सेल के अंदर एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल को कोई न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सो दैट इज इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब आपको एक डायग्राम दिया गया आपकी टेक्स्ट बुक में और क्या बोला गया है? ऑब्जर्व एंड डिस्कस। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसको दो पार्ट्स में देखेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखेंगे जहां पर आप फूड खा रहे हो। तो देखो बेसिकली डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, आप माउथ से जब फूड को एनगल्फ करते हो तो आपका वो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, डाइजेस्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। न्यूट्रिएंट्स निकल के किसके पास जाते हैं? हार्ट के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? हार्ट के पास। अब हार्ट के पास न्यूट्रिएंट्स आ गए तो बचा हुआ जो वेस्ट है फूड में से जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट था वो आपने हार्ट को दे दिया और बचा हुआ वेस्ट कहाँ चला गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब एनस के पास चला गया। कहाँ पर चला गया? एनस के पास चला गया। अब वापस आ जाओ न्यूट्रिएंट्स पे। तो जो न्यूट्रिएंट्स हार्ट के पास गए हैं, हार्ट ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को सेल टू सेल पहुंचा देगा, लेकिन वो जब न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है उसी टाइम पे वो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। दूसरा, हम सांस जो लेते हैं उससे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर उसमें से एल्वियोलाई जो है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन डालता है। तो जब ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो हार्ट जो है वो हार्ट अपना ब्लड पंप आउट कर देता है, मतलब अब हार्ट के अंदर ऑक्सीजन भी है और न्यूट्रिएंट्स भी है, तो हार्ट अपना ब्लड बॉडी के सेल्स को देगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो गैप होता है उसको हम इंटरस्टिशियल गैप बोलते हैं। सो ये हार्ट से जो न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है, उस ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी है और ऑक्सीजन भी है, वो ब्लड बॉडी सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट होगा और ट्रांसपोर्ट होते हुए यूरिनरी सिस्टम में वेस्ट आएगा। क्या बचेगा? वेस्ट आएगा। ब्लड वापस हार्ट के पास चला जाएगा और जो वेस्ट होगा वो यूरिनरी सिस्टम में आके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। So food will get excreted in the form of stools and blood waste will get excreted in the form of urine. So this is how transportation takes place in living organisms, in humans. Okay, so did you understand this much? आज का सेशन आपको समझ में आया? पक्का? कोई भी डाउट? ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। इसको हम छोटा ही रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है। आपको इस सेशन में याद क्या रखना है? व्हाट इज साइक्लोसिस, कौन से ऑर्गेनिज्म में साइक्लोसिस होता है, what is intracellular transport, what is extracellular transport, you have to remember this। और याद रखो can you recall का आंसर करना मत भूलना कि कॉकरोच में कौन से टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर टाइप करके बताना है, इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन एनिमल्स, एक्चुअल सर्कुलेशन, मतलब एक्चुअल डिफिकल्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। दिस वॉज इंट्रोडक्शन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, इट वॉज स्वीट, स्मॉल, सिंपल। And if you liked the video, then please click on the like button, comment your reviews and make sure that you share these videos as much as possible। फिर से बोल रही हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत वेटेज है, कुछ भी टॉपिक स्किप करना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ओके, सो अगले सेशन को देखने के लिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, वेटेज देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की चैनल है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हमने PDF प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को कि हर एक चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, हर एक सब्जेक्ट का, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों का वेटेज हमने बताया है। और बाकी अपडेट्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हम चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर टाइम टू टाइम, फटाफट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप बार बार मत पूछो कि कौन सा चैप्टर डाल रहे हो, डालो। वी विल प्रोवाइड यू द नोट्स एज टाइम कम्स। ओके, हैव सम पेशेंस एंड
Stay tuned. Please stay connected. Join all our Insta, Facebook pages and see you soon. Bye.